पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी 3 पॉइंट चार्जेस की वजह से, वो भी हमारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की वजह से कितनी आती है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से बना के दिखा देता हूँ, वरना मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ठीक है, आप लोगों को पता है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की थी जिसमें हमने बताया था किस तरीके का हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइंस बनाई थी। ठीक है, हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा। ठीक है, डाइपोल को रखा हमने एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, जो ये डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट है पी वेक्टर, और आप सब जानते हो कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। जो ये डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। और बात कर लेते हैं डाइपोल की लेंथ कितनी होगी। इस डाइपोल की लेंथ है 2a। कितनी लेंथ है मेरे भाई? 2a लेंथ है। इसकी जो लेंथ है वो 2a है। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन? बस। अब आपको पता है जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगती है, हम सब जानते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो इस पर एक फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो आपको पता है कितनी लगेगी? F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। हाँ के ना, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा इस पर फोर्स लगेगी F इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई। कितनी लगेगी? F इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई इस डायरेक्शन में, यानी एक फोर्स लग रही है आपके राइट हैंड साइड में, एक फोर्स लग रही है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और जो डाइपोल है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ वैक्यूम of uniform electric field E vector with its dipole moment P vector making an angle theta with the field। तो जो मैंने बात बोली वही लिखी हुई है कि एक कंसीडर किया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि प्लेस्ड है कहां पर? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है जो कि P वेक्टर कितना बना रहा है? डाइपोल मूवमेंट एंगल बना रहा है थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई एक्ट ऑन इट्स टू एंड्स। जो दो फोर्सेस हैं प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, वो दोनों फोर्सेस डाइपोल के एंड पर लग रही हैं। डाइपोल के एंड पर लग रही हैं तो आप देख सकते हो डाइपोल का एक एंड है प्लस क्यू और डाइपोल का दूसरा एंड है माइनस क्यू। तो डाइपोल के एक एंड यानी कि प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? F इक्वल्स टू क्यू ई। और डाइपोल का जो दूसरा एंड है जो कि है माइनस क्यू, इस पर फोर्स लग रही है माइनस क्यू ई, जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, अच्छे से आगे बढ़े। द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। अब हम जानते हैं जब भी किसी भी डाइपोल पर या कोई भी ऐसी तरह की लेंथ है, इस पे दो फोर्स लग रही है वो भी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैं इस पेन को इधर खींचूं और इधर इधर फोर्स लगे, तो जब इस तरीके के फोर्स लगे तो क्या होता है? एक कपल प्रोड्यूस होता है। टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी, यानी कि जो एक डाइपोल है उस पर क्या लगेगी? टॉर्क प्रोड्यूस होगी। और टॉर्क कितनी लगेगी? तो यहाँ पे इन्होंने बोला टॉर्क लगेगी क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा या फिर टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। आप लोगों को पता होगा कि टॉर्क पीई साइन थीटा कैसे आता है या टाउ इक्वल टू क्यू ई 2a साइन थीटा कैसे होता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं, देखो ध्यान से समझना। इसी को समझ लेते हैं। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता था, पहले सिर्फ कर देता हूं फिर बताता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको याद हो तो जब भी टॉर्क निकालनी हो तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो टाउ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, और वो भी कैसा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। फोर्स कितनी लग रही है इस पे? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान से देख लो इधर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे भाई ये वाला, अगर मैं इसे ट्रायंगल मानूं तो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा टारगेट है कि अगर आपको टॉर्क निकालनी है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहली चीज आपको फोर्स पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ध्यान से समझना, फोर्स कितनी है? क्यू ई, ये तो हमें पता ही है। फोर्स कितनी लग रही है? क्यू ई, अभी भी बताया कि जो चार्ज पर फोर्स लग रही है आपकी वो कितनी लग रही है? क्यू मल्टीप्लाई बाई ई।
ठीक है भाई, फोर्स पता चल गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकला, ध्यान से समझना। ये एक ट्रायंगल मान लो, इसे अलग से बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल मैंने मान लिया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल मान लिया, जो यहाँ बना हुआ वो यहाँ मान लिया, ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गई। और ये होता है बेस, ठीक है भाई, ये बेस हो गया। अब ये तो आपको निकालनी है लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लेंथ निकालनी है। क्या हाइपोटेनियस को मैं 2a बोल सकता हूँ? क्या मैं जो ये हाइपोटेनियस मैंने बनाई है इसको 2a बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? देखो 2a क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल, और लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी होती है, 2a। तो क्या मैं h इक्वल्स टू 2a बोल सकता हूँ? तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं साइन थीटा, क्या लगाऊं, साइन थीटा, हम सब जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को एज इट इज लिखा रहने दें, p को एज इट इज लिखा रहने दें, h की जगह लिख दूं मैं 2a। क्या लिख दूं, 2a, क्योंकि डाइपोल की लेंथ 2a है। तो क्या यहां से pa की वैल्यू 2a साइन थीटा आएगी कि नहीं, हाँ या ना? बात समझ आ रही है? जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा हो जाएगा तो फॉर्मूला पुट कर दो, QE इंटू 2a साइन थीटा। तो आप देख रहे हो क्या टाउ की वैल्यू यानी टॉर्क इक्वल्स टू QE मल्टीप्लाई बाई 2a साइन थीटा आया या नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है। तो क्या बोल सकता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू होता है QE इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर है? तो जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए मैंने ये स्टेप बताया, वरना तो आपको याद रखना है, पहले भी ऑलरेडी डेरिवेशन हो रखा है कि भाई टॉर्क इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्ट पुट कर दिया था टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा। समझ आ गया क्यों डायरेक्ट पुट कर दिया था, ड्राइव करके मैंने वहां दिखा दिया। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स था QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 2a साइन थीटा। ठीक है भाई। अब आपके मन में आएगा सर P साइन थीटा कैसे बन गया वो बता दो। अब हम सब जानते हैं Q और 2a मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, Q इंटू 2a। क्या मैं इसको P बोल सकता हूं, Q इंटू 2a को क्या मैं P बोल सकता हूं? तो Q इंटू 2a मैंने P लिख दिया, E एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। नया फॉर्मूला नहीं आया, नए तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। या तो बोलो टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा, या फिर बोलो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। बिल्कुल यहां तक क्लियर है? ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं उसे भूल मत जाना। हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं आपको अच्छे से पता है, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि डाइपोल की होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी मैंने सिर्फ टॉर्क निकाला है। टॉर्क किसका निकाला है, जो कि डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल रखा हुआ है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल मूवमेंट क्यों निकाला है, वो हमने टॉर्क क्यों निकाला है, क्योंकि टॉर्क उस पर लग रहा है। टॉर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और कपल ऑफ फोर्सेस जब एक्ट करती हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, PE साइन थीटा। बिल्कुल क्लियर है? अगर आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा। जो डाइपोल है आपका, जो कि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया था इस तरीके से, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। अब आपने इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा d थीटा। कितना रोटेट कर दिया, d थीटा, थोड़ा सा रोटेट कर दिया d थीटा। तो क्या होगा, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। जो उस पे टॉर्क लग रही है उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके विरुद्ध। तो यानी टॉर्क लग रही है इस तरफ, मैंने स्मॉल थीटा एंगल किया इस तरफ, टॉर्क किधर लग रही है इस तरफ, और मैंने किधर किया इस तरफ, ठीक है। वही बोला गया, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट देन द स्मॉल वर्क डन इज। तो जब भी आप टॉर्क के अगेंस्ट कुछ करोगे, फोर्स लगाओगे, तो छोटा सा वर्क होगा। डी थीटा एंगल को मूव कराने के लिए तो कितना निकलेगा, वो छोटा सा वर्क, तो वो निकलेगा DW इक्वल टू टाउ डी थीटा। आप लोग बताया वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क एक तरह की फोर्स है और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता चल गया DW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको टॉर्क की वैल्यू पता है, अब ये भी निकाली, तो क्या मैं टॉर्क की वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जब मैंने टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा पुट की और डी थीटा एज इट इज आ गया, तो मेरा जो स्मॉल वर्क डन है DW वो कितना आ गया, वो आ गया PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है मेरे भाई? कितना आ गया स्मॉल वर्क डन, DW इज इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा आया जो कि स्मॉल वर्क डन हमने किया डाइपोल को डी थीटा मूव कराने में, ठीक है। और डी थीटा मूव किस तरीके से किया है, हमने टॉर्क के अगेंस्ट किया, यानी टॉर्क लग रही है आपकी इस तरफ, टॉर्क लग रही है इस तरफ, मैंने इसे इस तरफ किया है, इस तरफ। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यही छोटा सा वर्क डन θ1 से θ2 ले जाने में किया जाए, जैसे द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल θ1, यानी जो टोटल वर्क डन होगा जब हम रोटेट करेंगे डाइपोल को फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल θ1, जो उसका ओरिएंटेशन ऑलरेडी है वो कितना है, θ1 है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू θ2 विल बी। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका ओरिएंटेशन θ1 है अभी, उससे θ2 तक
थीटा टू तक मूव कर दोगे, रोटेट कर दोगे, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डीडब्ल्यू को, और इंटीग्रेट भी कैसे करते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो लिमिट लगा दी कि थीटा 1 से स्टार्ट करना है, थीटा 2 तक रोटेट करना है, और छोटा सा वर्क डन डीडब्ल्यू कितना था वो निकाला, डीडब्ल्यू पी साइन थीटा डी थीटा। तो डीडब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी भाई पी साइन थीटा डी थीटा। तो यहां पर हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक पी साइन थीटा डी थीटा, यानी जो स्मॉल वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी पी साइन थीटा। तो स्मॉल वर्क डन मैंने पुट कर दिया पी साइन थीटा। तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जो पहले ओरिएंटेशन था वो थीटा 1 था, फिर उसको रोटेट करके कहां तक ले जाएगा, थीटा 2 तक ले जाएगा। तो थीटा 2 तक जब ले जाएगा तो कैलकुलेट करना है कि आपने कितना वर्क किया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं पी कांस्टेंट है, पी बाहर निकाल दिया, पी कॉस थीटा अंदर रह गया। अब आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया माइनस का कॉस थीटा, लिमिट वही रही थीटा 1 से थीटा 2। तो पी ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। आगे पी एज इट इज लिखा रहा, अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां मैं करके दिखा देता हूं। तो पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका बन जाएगा मेरे भाई, माइनस बाहर ले लो, जो माइनस का कॉस थीटा है ये माइनस बाहर ले लो, माइनस का पी अंदर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आएगा नहीं आएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आप जानते हो माइनस का साइन बाहर है, अगर मैं माइनस का साइन अंदर भेज दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं कॉस थीटा 1 को लिख लेता हूं, माइनस कॉस थीटा 2 जो कि अंदर माइनस का साइन जाने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, इसे बाद में लिख देता हूं कॉस थीटा 2। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 को माइनस का साइन अंदर भेज दूं, तो माइनस का साइन अंदर जाने की वजह से माइनस का कॉस थीटा 1 तो पॉजिटिव हो गया, जो कि पहले लिख दिया कॉस थीटा 1, और जो कॉस थीटा 2 था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया तो बाद में लिख दिया, तो बन गया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो वही यहां लिख दिया पी इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या निकल आया, टोटल वर्क डन निकल आया। टोटल वर्क डन किसके लिए निकल आया, टोटल वर्क डन निकल आया जब आपने थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक डाइपोल को क्या किया, रोटेट किया, ठीक है, मूव कराया। तो जब मूव कराया थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो जो आपने वर्क किया वो इतना किया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बिल्कुल क्लियर है, इतना वर्क किया। अब आप जानते हो कि जितना भी वर्क किया जाता है किसी भी बॉडी पे, वही वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या यहां हम कह सकते हैं कि यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द डाइपोल। तो यही वर्क डन आपका स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी यू। तो मैं बोल सकता हूं यू इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और यही मेरा वर्क डन था। तो वर्क डन इक्वल्स टू यू, और यू इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, फिर से बता देता हूं, जो ये पोटेंशियल एनर्जी आई है जो कि इसमें स्टोर हुई है या जो वर्क किया गया वो किसके लिए किया गया है, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कराने में। जब थीटा 1 एंगल पे पहले से ओरिएंटेड था, आपने उसे क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 तक पहुंचा दिया। तो कितना वर्क किया, वो वर्क किया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और जितना वर्क किया वही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ इनिशियली द डाइपोल ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, अगर ये कर रहे हैं कि अगर मान लो इनिशियली जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ऑफ द फील्ड, तो थीटा 1 कितना होता है 90। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, यानी डाइपोल पहले से ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फिर आप इसका तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 1, फिर उसके बाद इसे रोटेट किया है तो क्या होगा, इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इट मींस थीटा 1 इक्वल्स टू 90 एंड देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा, और इसे ले जाया गया किसी ओरिएंटेशन में जिसमें कि एंगल कितना बनना है, थीटा ऐसे बोल सकता हूं मैं। अब एंगल बन रहा है थीटा, क्लियर है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा विद द फील्ड, थीटा 2 कितना हो गया थीटा, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की होगी, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, कितनी होगी माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा 1 क्या लगा दोगे 90 लगा दोगे, कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 आपका कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p माइनस का कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 क्या माना है थीटा 2, आपने थीटा माना है, तो माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं u इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है जब भी दो क्वांटिटी कॉस थीटा के टर्म में लिखी जाती है पीई कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो उन्होंने वही लिख दिया माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है कि u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा या u इक्वल्स टू माइनस पीई जब आपका इनिशियली जो डाइपोल है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। तो जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है और परपेंडिकुलर रखने के बाद आपने उसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया है, आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया है थीटा एंगल तक, तो आप कहोगे कि कितना वर्क हुआ, तो आप बताओगे कि उसमें जो वर्क हुआ वो वर्क हुआ माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये कब है? जब इनिशियल कंडीशन डाइपोल की कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से फिर इसे रोटेट किया है एट एंगल थीटा, तो माइनस पी कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम स्पेशल केसेस देखेंगे, इसके स्पेशल केसेस किसके, जो कि डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। जैसे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब हम बोलेंगे कि जो डाइपोल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा क्या होता था? फिर से बता देता हूं। जो थीटा होता था हमारा वो क्या होता था मेरे भाई? वो होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का जो एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है और डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। तो जो ये एंगल बनता था थीटा, ये होता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डाइपोल मूवमेंट, यानी माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते थे थीटा एंगल। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा एंगल आपको पता है। अब कह रहा है कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कब कहेंगे कि जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल है, यानी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा 0, देखो थीटा 0 कब होगा? जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देंगे। साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो कितना हो गया? डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, यानी कि जब हमने इसे पैरेलल रख दिया तो जो थीटा है हमारा, यानी कि जो एंगल है इन बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। कितना एंगल हो जाएगा? 0 एंगल हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हमारा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यू कितना हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस 0। कितना हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस 0। और माइनस पी ई कॉस 0 का मतलब क्या हो गया? माइनस पी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यू इक्वल्स टू आ गया माइनस का पी। कितना निकल आया? माइनस का पी। तो जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी? डाइपोल की, वो होगी नेगेटिव पी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल मूवमेंट मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज मिनिमम व्हेन इट्स डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी डाइपोल की वो कैसी होगी? मिनिमम होगी। किस केस में? जब पैरेलल है एक्सटर्नल फील्ड के। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मेरे भाई याद रखना कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आती है? जब आप बोल देना कि या तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसे बोल दो कि थीटा आपका कितना हो जाए? 0 हो जाए। थीटा 0 हो जाए, इस बात का मीनिंग है कि आपका डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए। तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, जब थीटा कितना हो जाए? हमारा थीटा हो जाए 90 डिग्री का। तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये पोजीशन हो जाएगी जीरो इक्विलिब्रियम की, u माइनस पी कॉस 90। तो माइनस पी कॉस 90 क्या होता है? 0 0 इंटू समथिंग 0। तो याद रखना कि जो पोजीशन है जीरो एनर्जी की वो कब आएगी? जब हम डाइपोल को कैसे रख देंगे? परपेंडिकुलर रख देंगे। कैसे रख देंगे मेरे भाई? परपेंडिकुलर। तो वहां पर उसे कितनी एनर्जी स्टोर होगी? जीरो एनर्जी। तो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। बिल्कुल क्लियर है। इसे नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज जीरो व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की जीरो होगी जब वो कैसे रखा जाएगा? परपेंडिकुलर रखा जाएगा एक्सटर्नल फील्ड के। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज इफ वी होल्ड द डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डाइपोल को होल्ड करके रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इट ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड, देन द वर्क डन ऑन चार्ज प्लस क्यू बाय द एक्सटर्नल एजेंट is equal to the work done on charge minus q. The net work done of the dipole will be zero and hence its potential energy is zero. यानी ये कह रहे हैं कि जो प्लस क्यू को चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा और माइनस क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इक्वल अमाउंट में होगा। और वर्क इक्वल अमाउंट में होने की वजह से ठीक है क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल वर्क डन और माइनस क्यू द नेट वर्क डन ऑन द डाइपोल विल बी जीरो एंड हेंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और जो आपका डाइपोल उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या है? तो आप याद रखना जब थीटा 90 डिग्री होता है, या फिर ऐसे बोलना कि जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर हो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वो जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो।
बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक आपने पढ़ी पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, फिर आपने पढ़ी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात हो रही है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो पोजीशन है क्या रखें हम डायपोल की जिसे हम बोल सकते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जवाब है व्हेन थीटा इज 180। थीटा इज 180 का मतलब क्या है, जब हमारा डायपोल मूवमेंट और आपका डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 180। यानी कहने का मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपका डायपोल मूवमेंट पी वेक्टर इस डायरेक्शन होना चाहिए। इस केस में थीटा होता है 180 और इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये पोजीशन होती है डायपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर है, जब थीटा 180 हो वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो u इक्वल्स टू एक माइनस पहले से है पीई कॉस 180 की वैल्यू -1 तो u इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे भाई, पीई आ गया। तो इसे हम बोलेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको तीनों ही पोजीशन, तीनों ही स्पेशल केस याद रखने हैं। यानी कि पहले तो आपको याद ये रखना है कि जो ये डायपोल होता है उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आपको याद ये रखना है कि जो डायपोल होता है उससे कब हम कहेंगे किस पोजीशन में इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर याद रखना है कि जो डायपोल है उसे किस कंडीशन में रखें जब हम कहेंगे कि इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और फिर आपको याद रखना है कि डायपोल को किस कंडीशन में रखें जो हम कह सकें कि उसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एक बात और याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है डायपोल की, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डायपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। यानी जब आपका डायपोल मूवमेंट क्या हो, एंटी पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो बोला जाता है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस पे होती है। दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि या तो याद रखना है कि जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उस टाइम पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कब होती है, जब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 होता है। इस बात का मीनिंग है कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं, एंटी पैरेलल, अगर एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।